कोई भी देश रातों रात गुलाम नहीं बनता। गुलामी की प्रक्रिया बहुत धीमी और गहरी होती है और आज के दौर में तो गुलामी की परिभाषा ही बदल चुकी है। अब जंजीरें लोहे की नहीं बल्कि सॉफ्ट पावर और आर्थिक जाल की होती है। आज हम अदृश्य धागों की बात करेंगे जिनसे दुनिया की सुपर पावर्स दूसरे देशों की किस्मत बुनी और बुनती है। और क्या भारत के संदर्भ में भी ऐसा कोई ताना बाना वर्तमान या भविष्य में बुना जा सकता है? तो हमारा पहला प्रश्न है कि कोई देश किसी देश पर कब्जा कैसे कर लेता है? यहां हम आपको वो मुख्य आधार बता रहे हैं जिनके जरिए कोई देश अपनी स्वायत्तता खो देता है। इतिहासकार और राजनीतिक विशेषज्ञ किसी देश का किसी देश पर कब्जे को मुख्य कुछ ठोस आधारों पर देखते हैं। पहला, हार्ड पावर, सैन्य शक्ति जिसे हम बोलते हैं, सीधा सैन्य हमला। यह सबसे पुराना तरीका है, सीधे हमला करना, राजनीति पर नियंत्रण करना और अपने झंडे गाड़ देना। जैसे 1990 में इराक का कुवैत पर कब्जा, तथा जैसे हमने हाल के सालों में कुछ युद्धों में देखा। इसका मकसद होता है सरकार बदल देना या जमीन के टुकड़े को अपने नक्शे में मिला लेना। लेकिन यह महंगा है और इसमें पूरी दुनिया का गुस्सा झेलना पड़ता है। दूसरा उदाहरण है इकोनॉमिक ट्रैप यानी कर्ज का जाल। आधुनिक दौर में कब्जा बंदूकों से नहीं, बैंकों से होता है। जब एक ताकतवर देश किसी कमजोर देश को इतना कर्ज दे देता है कि वह उसे चुका ना पाए, तो बदले में वह देश अपनी जमीन, पोर्ट्स, बंदरगाह या नीतियां गिरवी रख देता है। इसे डेट ट्रैप डिप्लोमेसी कहते हैं। यह आधुनिक युग का सबसे बड़ा हथियार है। किसी गरीब देश को इतना कर्जा दे दो कि वह चुका ही ना पाए। जब वह डिफॉल्ट करे तो उसकी पोर्ट, उसकी खदानें, उसकी रणनीतिक जमीन को 99 साल की लीज पर मांग लो। बिना एक भी गोली चलाए कब्जा पूरा हो जाता है। और तीसरा उदाहरण है प्रॉक्सी कंट्रोल यानी कठपुतली सरकार। कई बार कब्जा दिखता नहीं है, देश का झंडा वही रहता है, लेकिन सत्ता में बैठे लोग किसी बाहरी शक्ति के इशारे पर नाचते हैं। इसमें बड़ा देश खुद सामने नहीं आता, वह छोटे देश के अंदर ही किसी विद्रोही गुट को हथियार और पैसा देता है। देश अंदर से टूटता है और रिमोट कंट्रोल बाहर वाले देश के हाथ में होता है। इसका मुख्य कारण है रणनीतिक संसाधन, स्ट्रैटेजिक एसेट्स जैसे तेल, लिथियम या समुद्री रास्ते। अगर किसी देश के पास वो है जो पूरी दुनिया को चाहिए, तो उसकी आजादी हमेशा खतरे में रहती है। उसे सीधे युद्ध से नहीं बल्कि कठपुतली सरकार बिठाकर कब्जे में ले लिया जाता है। और चौथा कारण जिससे कोई शक्तिशाली देश किसी कमजोर देश को गुलाम बना लेता है, वह चौथा कारण है आंतरिक फूट और राजनीतिक अस्थिरता। इतिहास गवाह है कि बाहरी दुश्मन तभी जीतता है जब घर के अंदर दरार होती है। जैसे गृह युद्ध यानी सिविल वॉर की स्थिति। जब देश के भीतर अलग अलग गुट आपस में लड़ते हैं तो वे विदेशी ताकतों से मदद मांगते हैं। वह विदेशी ताकत मदद के बहाने आती है और फिर कभी वापस नहीं जाती। ये एक प्रकार का प्रॉक्सी वॉर है, अर्थात सीधे हमला करने के बजाय उस देश के अंदर ही चल रहे गृह युद्ध को भड़का देना। यानी दो भाई आपस में लड़ेंगे तो तीसरा शांति दूत बनकर आएगा और घर की चाबियां अपने पास रख लेगा। याद कीजिए भारत का मुगल और ब्रिटिश कालीन दौर कैसे शुरू हुआ था। पांचवा उदाहरण है सैन्य कमजोरी और सुरक्षा का झांसा। जब कोई छोटा देश अपनी सुरक्षा के लिए पूरी तरह से किसी बड़े देश की सेना पर निर्भर हो जाता है, तो वह अपनी स्वतंत्र नीति यानी स्वतंत्र विदेश नीति को खो देता है। बड़े देश सुरक्षा देने के बदले में छोटे देशों में अपने मिलिट्री बेस यानी सैन्य अड्डे बना लेते हैं, जिससे उस देश की जमीन पर उनका कब्जा हो जाता है। और छठा कारण है तकनीकी और डिजिटल गुलामी। 21वीं सदी में यह एक नया आधार है। अगर किसी देश का पूरा डेटा, कम्युनिकेशन सिस्टम यानी इंटरनेट, सोशल मीडिया और बैंकिंग सॉफ्टवेयर किसी दूसरे देश की कंपनियों के पास है, तो वह देश बिना युद्ध के ही गुलाम बनाया जा सकता है। एक स्विच दबाकर उस देश की पूरी अर्थव्यवस्था को ठप किया जा सकता है। और सातवां कारण जिससे कोई देश गुलाम बनता है वह है
कूटनीतिक अलगाव, डिप्लोमैटिक आइसोलेशन। जब दुनिया के बाकी देश किसी देश का साथ छोड़ देते हैं तो वह देश अकेले पड़ जाता है। ऐसे में कोई शक्तिशाली देश उसे संरक्षण देने के नाम पर अपना हिस्सा बना लेता है या उसे अपनी शर्तों पर झुकने के लिए मजबूर कर देता है। और वर्तमान समय में शक्तिशाली देशों ने एक नया तरीका इजाद किया है, लोकतंत्र की बहाली के नाम पर। राजनीतिक विशेषज्ञ इसे सिलेक्टिव डेमोक्रेसी बोलते हैं, सिलेक्टिव डेमोक्रेसी कहते हैं। इसके 3 मुख्य चरण होते हैं। इसमें सबसे पहले राक्षस बनाया जाता है, विलेनाइजेशन किया जाता है, यानी पहले उस देश के नेता को मीडिया के जरिए दुनिया का सबसे बड़ा विलेन साबित कर दिया जाता है। फिर उस पर प्रतिबंध लगाए जाते हैं, सैंक्शन। उस देश की अर्थव्यवस्था को इतना तोड़ दिया जाता है कि वहां के लोग दाने दाने को मोहताज हो जाएं। फिर कहा जाता है कि वहां की सरकार नाकाम है। और फिर किया जाता है तीसरे चरण की कार्रवाई, यानी सैन्य हस्तक्षेप। अंत में सेना भेजी जाती है और कब्जा, जैसा हमने देखा ईरान, इराक, होंडुरास, ग्वाटेमाला और वर्तमान में वेनेजुला, और अभी न जाने इसके कितने उदाहरण आपको मिलेंगे। यहां पैटर्न साफ दिखने लगा। लोकतंत्र केवल उन्हीं देशों में बहाल करने की कोशिश की गई जहां या तो तेल था या जहां की भौगोलिक स्थिति सामरिक रूप से महत्वपूर्ण थी। निष्कर्षतः कहें तो आज के समय में आर्थिक ताकत और टेक्नोलॉजी, यही वे मुख्य आधार हैं जिनके जरिए कोई देश दूसरे देश को अपना गुलाम बनाता है। जो देश अपनी जरूरतों के लिए आत्मनिर्भर नहीं है, उसकी आजादी हमेशा खतरे में रहती है। इन रास्तों का अंत एक ही होता है, संसाधनों का दोहन। जब तक उस देश का कच्चा माल, उसकी लेबर और बाजार कब्जे वाले देश के काम आता रहता है, तब तक वह राज बना रहता है। अब आपके मस्तिष्क में एक विचार कौनता होगा कि किसी के भूभाग पर शक्ति और षड्यंत्र से कब्जा तो किया जा सकता है, किंतु राज जबरदस्ती नहीं किया जा सकता। यह बिना जन स्वीकार्यता के संभव नहीं। तो हमारा दूसरा सवाल है कि आखिर किस आधार पर कोई देश किसी देश पर राज करता है? इसके पीछे 3 मुख्य स्तंभ हैं। पहला, वैधता। कोई भी सेना सालों तक सड़क पर खड़ी नहीं रह सकती। राज करने के लिए आपको लोगों को यह यकीन दिलाना होता है कि आपका शासन उनके फायदे के लिए है। इसे अक्सर डेवलपमेंट या प्रोटेक्शन का नाम दे दिया जाता है। और दूसरा मुख्य स्तंभ है आर्थिक निर्भरता। आज के दौर में कब्जा सीमाओं से नहीं, कर्ज से होता है। जब एक देश दूसरे देश की अर्थव्यवस्था की चाबी संभाल लेता है, अर्थात जब एक बड़ा देश छोटे देश को ऐसे प्रोजेक्ट्स के लिए अरबों डॉलर का कर्ज दे देता है जिनकी उसे जरूरत नहीं। जब छोटा देश कर्ज नहीं चुका पाता तो बड़ा देश उसकी जमीन या पोर्ट को 99 साल के लिए लीज पर ले लेता है। तकनीकी रूप से यह कोई युद्ध नहीं बल्कि एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण हम अफ्रीकी देशों या दक्षिण पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों में देख सकते हैं। यहां इंफ्रास्ट्रक्चर तो बन रहा है, लेकिन उस पर हक उस देश का नहीं बल्कि कर्ज देने वाले देश का है। और तीसरा ठोस आधार किसी देश पर राज करने का है सांस्कृतिक प्रभुत्व, कल्चरल हेजेमनी। इतालवी विचारक अंतोनियो ग्राम्सी ने कहा था कि असली कब्जा दिमागों पर होता है। जब आप हारने वाले देश की भाषा, पहनावा और सोच को छोटा और अपनी संस्कृति को महान साबित कर देते हैं तो वह देश खुद ब खुद मानसिक रूप से गुलाम हो जाता है। यह सबसे खतरनाक आधार है क्योंकि इसमें गुलाम को अपनी गुलामी का एहसास भी नहीं होता। जब कोई समाज अपनी भाषा, पहनावा और परंपराओं को पिछड़ा मानकर दूसरे देश की संस्कृति की नकल करने लगता है तो वह मानसिक रूप से गुलाम हो जाता है। वह देश वही सोचता है जो शक्तिशाली देश की फिल्में, न्यूज और सोशल मीडिया उसे दिखाना और सुचवाना चाहती है। इतिहास गवाह है, कब्जा करने वाला कभी यह नहीं कहता कि वह बुरा कर रहा है। 19वीं सदी में अफ्रीकी देशों पर कब्जा करने वाले यूरोपीय देशों ने इसे द व्हाइट मैन्स बर्डन कहा। उन्होंने कहा, हम तुम्हें शब्द बनाने आए। उन्होंने उनकी भाषा छीन ली, उनका धर्म बदल दिया और अंत में उनकी पहचान भी। इन सभी घटनाओं में एक समानता थी, एक स्पष्ट टर्निंग पॉइंट।
वह पल जब स्थानीय जनता को एहसास हुआ कि उनके संसाधनों पर उनका हक खत्म हो चुका है, लेकिन तब तक कानून बदल चुके थे, पुलिस बदली जा चुकी थी और सबसे जरूरी उनकी हिम्मत तोड़ी जा चुकी थी। साम्राज्यवाद का उभरता हुआ यह चेहरा देखकर आपके मन में विचार आता होगा कि क्या भारत में भी वेनेजुला या अन्य देशों जैसी स्थितियां पैदा की जा सकती हैं? तो हमारा आज का तीसरा प्रश्न यही है, क्या अमेरिका वेनेजुला जैसे स्थितियां भारत में पैदा कर सकता है, या यूं कहें कि क्या अमेरिका भारत पर हमला कर कब्जा कर सकता है? देखिए, वेनेजुला और भारत की स्थिति में जमीन आसमान का फर्क है। अगर हम भू राजनीतिक यानी जियोपॉलिटिक्स और सैन्य शक्ति के नजरिए से देखें तो अमेरिका का भारत पर हमला करना या वेनेजुला जैसी स्थिति पैदा करना लगभग नामुमकिन है। इसके पीछे के कुछ ठोस तथ्य और कारण हैं। जैसा पहला कारण है परमाणु संपन्न देश। वेनेजुला के पास परमाणु हथियार नहीं है, जबकि भारत एक घोषित परमाणु शक्ति संपन्न देश है। अंतरराष्ट्रीय राजनीति में डिफेंस यानी निवारण का सिद्धांत काम करता है। निवारण का सिद्धांत का मतलब है कि कोई भी देश ऐसे देश पर सीधा हमला नहीं करता जिसके पास परमाणु हथियार हो, क्योंकि उसे पता है कि पलटवार में उसे भी भारी तबाही झेलनी पड़ेगी। और दूसरा कारण है सैन्य ताकत और भूगोल। भारत की सेना दुनिया की शीर्ष 4 सबसे शक्तिशाली सेनाओं में से एक है। भारत पहाड़ी और समुद्रों से घिरा है, यानी भारत पर्वतों और समुद्रों से घिरा हुआ है। भारत का भूगोल किसी भी बाहरी सेना के लिए घुसपैठ करना बहुत मुश्किल बनाता है। और तीसरा, भारत के पास लंबा युद्ध झेलने की क्षमता है। वेनेजुला की सैन्य शक्ति सीमित थी, जबकि भारत के पास एक विशाल और आधुनिक सेना है जिसे हराना या दबाना अमेरिका के लिए मुमकिन नहीं। और तीसरा कारण है आर्थिक और वैश्विक प्रभाव। वेनेजुला की आर्थिक स्थिति पूरी तरह से तेल पर निर्भर, जिसे हम डच डिसीज कहते हैं, यानी कि ऐसी अर्थव्यवस्था जो पूरी तरह से किसी एक प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर होती है, उसे हम डच डिसीज कहते हैं। तो वेनेजुला डच डिसीज का शिकार था। वेनेजुला की अर्थव्यवस्था पूरी तरह तेल पर निर्भर थी, वह वैश्विक बाजार से कटा हुआ था। इसके विपरीत भारत एक विशाल बाजार है, अर्थात दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। अमेरिकी कंपनियों जैसे एप्पल, गूगल, अमेज़न का अरबों डॉलर का निवेश भारत में है। भारत पर हमले का मतलब होगा अमेरिकी अर्थव्यवस्था का भी डूब जाना। अगर हम सप्लाई चेन की दृष्टि से देखें तो भारत दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस हब है। भारत के साथ युद्ध पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को ठप कर देगा। चौथा कारण है लोकतंत्र और वैश्विक छवि। वेनेजुला में तानाशाही जैसे हालात और राजनीतिक अस्थिरता थी, जिसका फायदा अमेरिका ने लोकतंत्र बहाली के नाम पर उठाया। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। भारत की एक मजबूत लोकतांत्रिक छवि है जिसे अंतरराष्ट्रीय मंच पर बिना वजह निशाना बनाना अमेरिका के लिए अपने ही लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ होगा। और पांचवा, रणनीतिक साझेदारी, स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप। आज के समय में अमेरिका को चीन को रोकने के लिए भारत की सबसे ज्यादा जरूरत है। अमेरिका भारत को एक मेजर डिफेंस पार्टनर मानता है। भारत और अमेरिका के साथ क्वाड और ICET जैसे कई समझौते हैं। अमेरिका के लिए भारत एक दुश्मन नहीं बल्कि एक अनिवार्य साथी है। इन तथ्यों से आपको इतना तो स्पष्ट हो गया कि अमेरिका का भारत पर कब्जा करना लगभग नामुमकिन है। लेकिन आपके दिमाग में फिर एक विचार कौनता होगा कि क्या भारत में कठपुतली सरकार बिठाया जा सकता है, जैसे अमेरिका अन्य कमजोर देशों के साथ कर रहा है और किया? तो हमारा आज का चौथा प्रश्न यही है, क्या आज के दौर में भारत में कठपुतली सरकार लाना या कठपुतली सरकार बिठाना संभव है? इसका जवाब किसी हां या ना में नहीं बल्कि 5 ठोस स्तंभों में छिपा है। पहला, भारत की लोकतांत्रिक छवि। अमेरिका ने ऐतिहासिक रूप से उन देशों में कठपुतली सरकारें बिठाई हैं जहां या तो तानाशाही थी या लोकतांत्रिक संस्थाएं बहुत कमजोर थीं, जैसे 1953 में ईरान में और 1973 में चिली में। तो तथ्य यह है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। यहां सत्ता का हस्तांतरण सेना के जरिए नहीं बल्कि करोड़ों लोगों के वोट से होता है, जिस कारण
किसी एक व्यक्ति को कठपुतली बनाना आसान हो सकता है, लेकिन पूरे चुनाव आयोग, न्यायपालिका और एक मुखर मीडिया, चाहे हम उसकी कितनी भी आलोचना करें, और करोड़ों मतदाताओं की सोच को नियंत्रित करना किसी भी बाहरी शक्ति के बस के बाहर है। इसे भारत की संस्थागत मजबूती, इंस्टीट्यूशनल डेप्थ कह सकते हैं आप। और दूसरा ठोस स्तंभ है सेना का चरित्र, नॉन पॉलिटिकल मिलिट्री। भारत कोई बनाना रिपब्लिक नहीं है। यहां की सेना राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं से कोसों दूर रहती है। अमेरिका अक्सर उन देशों में सफल होता है जहां की सेना राजनीतिक होती है और विदेशी मदद पर निर्भर होती है। तो तथ्य यह है कि भारतीय सेना पूरी तरह से गैर राजनीतिक है और भारतीय इतिहास में कभी भी सैन्य तख्तापलट नहीं हुआ। तथ्य क्या है? तथ्य यह है कि भारतीय सेना पूरी तरह से गैर राजनीतिक है। भारत के इतिहास में कभी भी सैन्य तख्तापलट नहीं हुआ। कारण, भारतीय सेना की वफादारी संविधान के प्रति है, ना कि किसी खास नेता या बाहरी देश के प्रति। बिना सेना के समर्थन के कोई भी कठपुतली सरकार एक दिन भी नहीं टिक सकती। अमेरिका ने जहां भी तख्तापलट किए, वहां की सेना अक्सर राजनीतिक थी। और तीसरा कारण, रणनीतिक स्वायत्तता। भारत की विदेश नीति हमेशा गुटनिरपेक्ष रही है। भारत ने कभी भी खुद को किसी एक खेमे, चाहे अमेरिका हो या रूस, का हिस्सा नहीं बनने दिया। तो तथ्य, भारत रूस से भी हथियार खरीदता है और अमेरिका के साथ भी तकनीकी साझा करता है और मध्य पूर्व के देशों के साथ ऊर्जा संबंध रखता है। और यही कारण है कि यह मल्टी अलाइनमेंट भारत को सुरक्षा कवच देता है। अगर कोई एक देश दबाव बनाना चाहे तो भारत के पास दूसरे विकल्प हमेशा मौजूद रहते हैं। चौथा कारण है आर्थिक निर्भरता, आर्थिक ताकत जिसे आप कह सकते हैं, या बाजार शक्ति। आज का भारत 1970 या 80 के दशक का भारत नहीं है। तथ्य क्या है? तथ्य यह है कि आज भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। गूगल, एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी अमेरिकी कंपनियों के लिए भारत एक विशाल बाजार है। भारत को अस्थिर करने का मतलब होगा वैश्विक अर्थव्यवस्था और खुद अमेरिकी कंपनियों का नुकसान, यानी खुद की अर्थव्यवस्था में आग लगाना होगा। अमेरिका कभी भी अपने आर्थिक हितों की बलि नहीं चढ़ाएगा। और पांचवा कारण है सूचना युद्ध। कब्जा भले ना हो पाए, लेकिन प्रभाव डालने के तरीके बदल गए हैं। आधुनिक दौर में इसे सॉफ्ट इंटरवेंशन कहा जाता है, जैसे नैरेटिव बनाना, यानी विदेशी मीडिया और सोशल मीडिया के जरिए किसी खास नेता या नीति के खिलाफ माहौल बनाना। इसके लिए फंडिंग होती है। कुछ एनजीओ या संगठनों के जरिए अंदरूनी कलह को बढ़ावा दिया जाता है। लेकिन तथ्य यह है कि भारत ने पिछले कुछ वर्षों में FCRA, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट जैसे कानूनों को सख्त किया है ताकि विदेशी पैसा भारत की राजनीति को प्रभावित ना कर सके। अमेरिका अपने राजनीतिक और आर्थिक हितों के पक्ष में भारत की राजनीति को प्रभावित करने या दबाव डालने का प्रयास तो कर सकता है, किंतु कठपुतली सरकार बैठाना लगभग नामुमकिन है। प्रभाव और नियंत्रण के बीच की एक बहुत बारीक लेकिन बहुत मजबूत दीवार है। जी हां, प्रभाव और नियंत्रण के बीच एक बहुत बारीक लेकिन मजबूत दीवार है। तो आपका ये प्रश्न कि हम कितने सुरक्षित हैं? इतिहास गवाह है कि बाहरी ताकतें केवल उन्हीं देशों को गुलाम या कठपुतली बना पाई हैं जो अंदर से टूटे हुए थे। अगर भारत के नागरिक जाति, धर्म या विचारधारा के नाम पर आपस में गहराई से बटे रहेंगे तो बाहरी ताकतों के लिए डिवाइड एंड रूल, बांटो और राज करो की नीति आसान हो जाएगी। एक मजबूत समाज ही किसी भी कठपुतली शासन के खिलाफ सबसे बड़ा कवच होता है। बाहरी ताकतें हमेशा दरारों का फायदा उठाती हैं। अगर हम समाज के तौर पे बटे हुए हैं तो हम अनजाने में उन ताकतों के लिए रास्ता आसान कर देते हैं। हमारी असली सुरक्षा मिसाइलों में नहीं, बल्कि हमारे आपसी भरोसे और लोकतंत्र की समझ में है। किसी देश पर राज करना सिर्फ भूगोल को बदलना नहीं है, बल्कि उस देश की आत्मा को चुप कराना है। इतिहास गवाह है कि जमीनें जीती जा सकती हैं, नक्शे बदले जा सकते हैं, लेकिन जिस दिन कोई राष्ट्र अपनी चेतना वापस पा लेता है
बड़े से बड़े साम्राज्य भी ताश के पत्तों की तरह ढह जाते हैं। तो अंतिम सवाल जमीन का नहीं, सवाल आपकी जागरूकता का है। इतिहास हमें डराने के लिए नहीं, बल्कि हमें सतर्क करने के लिए होता है। इतिहास की महाशक्तियां हमेशा अपने हितों को सर्वोपरि रखेंगी और रखती आ रही हैं, और यह उनका स्वभाव है। सवाल यह नहीं कि अमेरिका क्या कर सकता है, सवाल यह है कि एक नाम नागरिक के तौर पर क्या हम इतने जागरूक हैं कि अपनी सोच की चाबी किसी और के हाथ में ना दें। क्योंकि किसी भी देश की आजादी उसकी सरहदों पर नहीं, उसके नागरिकों के विवेक में बसती है। उम्मीद है आज के विषय ने आपको सोचने के लिए उत्सुक किया होगा। मिलते हैं फिर एक नए विषय के साथ। धन्यवाद।